हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और मैं आपको बता दूं कि हम पहले से जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके हुए हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम पहले पढ़ चुके हैं क्या क्या। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम पहले पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टनरशिप के ऊपर। चलिए, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको कि पार्टनरशिप के बारे में मैं पहले क्या पढ़ा चुका हूं। मैं सिर्फ 2 मिनट में ये ओवरव्यू दे देता हूं। पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन पढ़ाया था मैंने कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसी के अंदर इसके सारे फीचर्स छुपे हुए हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड जो है रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जो फ्यूचर में झगड़े अवॉइड करने के लिए बनाया जाता है ताकि भविष्य में कोई झगड़े ना हो। पहले से ही आप सारी बातें लिख लो। यदि पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर समस्या पैदा होगी, भविष्य में झगड़े हो सकते हैं। यदि भविष्य में झगड़े हो जाएं और पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सिर्फ 2 बातें मानी जाएगी। पहली बात कि प्रॉफिट जो है वो इक्वल बांटा जाएगा सारे पार्टनर्स के बीच में, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबको प्रॉफिट बराबर बराबर दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन। चाहे भले ही कितना भी कैपिटल किसी भी व्यक्ति ने लगाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यदि पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टनर ने यदि लोन दिया है फर्म को, तो फर्म की जिम्मेदारी बनती है कि उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दे एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। इन 2 बातों को छोड़ के और कोई भी बात नहीं मानता है पार्टनरशिप एक्ट, सिर्फ ये 2 बातें मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको राइट्स ऑफ पार्टनर्स, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया जाएगा, ठीक है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मेट बताया जाएगा, ठीक है। फिर अगला वीडियो जो मिलेगा उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल से मिलेंगे, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन जो होगा, टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। चलिए आज हमें पढ़ना है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। क्या पार्टनर्स के भी अधिकार होने चाहिए? बिल्कुल, जो पार्टनरशिप में एडमिट होते हैं, जितने भी पार्टनर्स उन सबके पास अपने अपने मतलब पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से उनको अधिकार दिए गए हैं। क्या अधिकार दिए गए हैं पार्टनर्स को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पार्टनर को अधिकार है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, यानी बिजनेस में भाग लेने का उसको अधिकार है। पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेने का, वो बिजनेस में भाग लेगा और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई नहीं अब तो बिजनेस में भाग नहीं लेगा तो घर बैठ हम कर लेंगे सारा, ऐसा नहीं है। उसको भी अधिकार है पार्टनरशिप में बिजनेस में भाग लेने का। उसके बाद आगे बात करें तो राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस, यानी उसको ये भी अधिकार है कि किसी भी प्रकार का बिजनेस जो पार्टनरशिप कर रहा है तो पार्टनरशिप के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस के बारे में उसको भी सलाह लिया जाए। ऐसा नहीं है कि यदि 4 पार्टनर है तो 3 पार्टनर अपना गुपचुप मीटिंग कर लेते हैं, चौथे को तो पूछते ही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। हर पार्टनर को अधिकार है कि उसको भी कंसल्ट किया जाए कोई भी डिसीजन बिजनेस से संबंधित लेने से पहले, ठीक है भाई, ले लेंगे। उसके बाद राइट टू इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण करने का अधिकार है उसको। निरीक्षण क्या होता है, ये तो ज़्यादा हिंदी हो गई। चलिए, चेक करने का अधिकार है। क्या चेक करने का अधिकार है उसको? अकाउंट्स की किताबें चेक करने का अधिकार है। अकाउंट्स की किताबें, हाँ जी, ये जो आप पढ़ रहे हो टीएस ग्रेवाल्स वाली, ये वाली किताब नहीं तो कौन सी अकाउंट्स की किताब है भाई? जो बुक्स बनाई जाती है ना, लेजर, जर्नल, कैश बुक, ठीक है, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती है। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का अधिकार है किसको? हर एक पार्टनर को। उसके बाद राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलने का अधिकार है, इंटरेस्ट लेने का अधिकार। पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा है तो भी लेने का अधिकार है ना 6% से। यदि पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है उसके अंदर कोई और परसेंटेज दिया हुआ है तो उस परसेंटेज से जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वो परसेंटेज प्रिवेल करेगा। और यदि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन उसको देना पड़ेगा, ठीक है, 6% पर एनम, है ना, पर एनम लिखना जरूरी है क्योंकि पूरे साल में 6% देना है। अच्छा, राइट टू टेक डिसीजन इन द बिजनेस इंटरेस्ट, यदि कोई ऐसी स्थिति होती है जहां बाकी पार्टनर्स से
कंसल्ट नहीं कर सकता कोई पार्टनर किसी भी वजह से, ऐसी इमरजेंसी वाली स्थिति है कि बाकी पार्टनर से कोई पार्टनर कंसल्ट नहीं कर सकता और इमीडिएटली डिसीजन लेना है, तो कोई एक पार्टनर डिसीजन ले सकता है। ये उसके पास अधिकार है कि वो डिसीजन ले ले फॉर द बेनिफिट इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट मतलब फायदा, बिजनेस को फायदा पहुंचाने का यदि आपका जो विचार है, फायदा पहुंचाने का विचार है, तो आप डिसीजन ले सकते हो। बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए डिसीजन नहीं लेना है, मतलब इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पहुंचे नुकसान अलग बात है। अच्छा, तो राइट टू टेक डिसीजन इन बिजनेस इंटरेस्ट, ठीक है, कि बिजनेस के इंटरेस्ट में कोई अकेला पार्टनर भी बिना किसी पार्टनर से पूछे हुए फैसले ले सकता है। चलिए आगे बढ़े, तो उसको मना करने का अधिकार है। डिनाई मतलब मना करना, उसको मना करने का अधिकार है। किस लिए मना करने का अधिकार है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर को एडमिशन करने से रोकने का अधिकार है। उसके बाद उसके पास अधिकार है कि वो बिजनेस से कभी भी रिटायर हो सकता है जस्ट आफ्टर गिविंग अ नोटिस, आफ्टर गिविंग नोटिस, है ना, वरना तो फिर तो ये तानाशाही हो जाएगी यदि रिटायर ही नहीं हो सकता तो आफ्टर गिविंग नोटिस, वो नोटिस देके रिटायर हो सकता है बिजनेस में। एक चीज और है, राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, कि उसको प्रॉफिट और लॉसेस का हिस्सा भी लेने का अधिकार है। जितना भी प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा है वो अपना हिस्सा उसको लेने का अधिकार है। अब ये हिस्सा कैसे तय हो सकता है? जो एग्रीमेंट में लिखा हो उस प्रकार से तय हो सकता है, या फिर एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल भी तय हो सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है तो बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। ठीक है, तो अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया वो मैं पहले बता चुका हूं, और अभी हमने पढ़ा है राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के अधिकार। तो पार्टनर के अधिकार में हमने पढ़ा कि पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी बिजनेस में आएगा, देखेगा, बैठेगा, समझेगा, ये काम कर सकता है, फैसले लेगा। उसके बाद राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट बिजनेस, बिजनेस के किसी भी मसले में उससे भी पूछना चाहिए। उसके बाद राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का अधिकार है, और साथ में उसकी कॉपीज रखने का भी अधिकार है कि वो फर्म से कॉपी भी मांग सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। उसके बाद राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का अधिकार है 6% से पर एनम से, यदि डीड में नहीं लिखा है तो, और यदि डीड में लिखा है तो उस रेट को इंटरेस्ट रेट माना जाएगा जो डीड में लिखा है। उसके बाद राइट टू टेक डिसीजन इन बिजनेस इंटरेस्ट, बिजनेस के फायदे के लिए वो कभी भी कोई सा भी फैसला ले सकता है बिना किसी दूसरे पार्टनर से पूछे, इमीडिएटली। कैसे हो सकता है ये फैसला? जैसे मान के चलिए कि एक टेंडर निकला है, टेंडर तो पता ही होगा आप लोगों को कि कोई सरकारी ठेका वगैरह कुछ निकलता है तो उसके टेंडर निकलते हैं, टेंडर आपको भरने पड़ते हैं, मतलब एप्लीकेशन डालना पड़ता है। तो एप्लीकेशन की एक डेट होती है, उस डेट से पहले आपको एप्लीकेशन डालना पड़ता है। मान के चलिए वो डेट निकली जा रही है, आज ही आखिरी डेट है और आज ही भरना है, बाकी पार्टनर्स जो है वो है नहीं, तो क्या करूँ? भर दो भाई, आप खुद ही भर दो, बाकी पार्टनर्स का वेट करोगे डेट निकल जाएगी। तो ऐसे इसलिए बिजनेस के फायदे में वो फायदे के लिए वो डिसीजन ले सकता है बिना किसी दूसरे पार्टनर का इंतजार किए। राइट टू डिनाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई नया पार्टनर जो है उसको एडमिशन करने से रोक सकता है, कोई भी एक पार्टनर मना कर देगा तो एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद राइट टू रिटायर, बिजनेस से आप जा भी सकते हो, फर्म से रिटायरमेंट ले लो आप नोटिस देके। उसके बाद राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस जो हैं उसको बांटने का भी उसको अधिकार है, जो भी उसका हिस्सा बनता है उस हिसाब से। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, हाँ जी, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। वैसे तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सारी चीज़ें बताई हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, उसका फॉर्मेट बताया है अभी, और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर आपको रफली बताया है कि क्या क्या चीज़ें की जाती है। अब
मैं प्रॉपरली तरीके से बता रहा हूँ सारी चीज़ें लिख के थ्योरी वाइज, और उसके बाद फॉर्मेट भी प्रॉपरली बताया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है, फिर से पढ़ता हूँ मैं, वैसे मैं बता भी चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब विस्तृत रूप, विस्तृत, हाँ थोड़ा सा बढ़ के, किसका बढ़ाया गया है? उसी का विस्तार है। किसका विस्तार है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही विस्तार है, एक पार्ट है, अगला हिस्सा है। इट इज़ प्रिपेयर्ड, कब प्रिपेयर किया जाता है? आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद ये बनता है, ठीक है। यदि हम आगे बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, सही ढंग से प्रॉफिट बांटना है, नेट प्रॉफिट जो है उसका सही ढंग से बंटवारा करना है, इसीलिए मैं इसे बंटवारे का अकाउंट भी कहता हूं, बंटवारे का अकाउंट, ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंटवारे का अकाउंट होता है। यहाँ प्रॉफिट को सही से बांटा जाता है। कौन से प्रॉफिट को सही से बांटा जाता है? नेट प्रॉफिट को। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन करना है नेट प्रॉफिट का। चलिए आगे बढ़े तो इट इज़ डेबिटेड, इसमें डेबिट किया जाता है कौन कौन सी चीज़ें? सारे एप्रोप्रिएशंस को डेबिट किए जाते हैं। कौन कौन से एप्रोप्रिएशंस को डेबिट किए जाते हैं? जो फर्म देगा किसको? पार्टनर्स को। फर्म जो चीज़ें पार्टनर्स को देगा वो सारे डेबिट करेंगे। क्या क्या फर्म पार्टनर्स को देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देता है, टुवर्ड्स पार्टनर, फ्रॉम फर्म टुवर्ड्स पार्टनर। और क्या देता है? कमीशन टू पार्टनर, कमीशन दिया जाता है पार्टनर को। और क्या दिया जा सकता है? सैलरी दिया जा सकता है पार्टनर को। और ट्रांसफर टू रिजर्व, यदि कुछ पैसा ट्रांसफर किया जाए तो वो भी डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। उसके बाद इट इज़ क्रेडिटेड विथ, इसमें क्रेडिट क्या किया जाता है? नेट प्रॉफिट जो आप लेके आए हो, कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट उठा के लाए हो वो क्रेडिट किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसको भी क्रेडिट किया जाएगा। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का थ्योरी। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट बना के, ठीक है। पार्टनरशिप के बारे में आगे यदि हम बताएं तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। अकाउंटिंग की तरफ यदि बढ़ा जाए तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अकाउंटिंग की तरफ बढ़ा जाए तो पार्टनरशिप में क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ये समझना पड़ेगा। पार्टनरशिप में जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ये मेंटेन किए जाते हैं जैसा प्रोप्राइटरशिप में मेंटेन किया जाता था वैसा ही। क्यों? अकाउंट में कोई चेंज नहीं है क्या? अकाउंट में तो कोई चेंज नहीं है। तो क्या किस चीज़ के लिए चेंजेस हैं जिसकी वजह से हमें फिर से पढ़ाया जा रहा है? देखो, जनरल एंट्री में कोई चेंज नहीं है। जनरल एंट्री जो आप 11th क्लास में करते थे वैसे ही करते हैं। उसके बाद लेजर अकाउंट जो आप 11th क्लास में करते थे वैसे ही करते हैं। उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन वगैरह जो चीज़ें आपने 11th क्लास में बनाई थी वो सारी चीज़ें वैसे ही करते हैं। तो फिर पढ़ना क्या है भाई नया? पढ़ना ये है कि जो चीज़ें आपने प्रोप्राइटरशिप में नहीं की उससे नया क्या जो पार्टनरशिप में करना है वो मैं बता दूँ आपको। उससे नया जो प्रोप्राइटरशिप में नहीं किया और पार्टनरशिप में करना पड़ेगा वो फाइनल अकाउंट्स में थोड़ा सा चेंज है। फाइनल अकाउंट में क्या चेंज है? ट्रेडिंग अकाउंट बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। तो फिर क्या? बैलेंस शीट बदलेगा? बैलेंस शीट भी नहीं बदलेगा। तो चेंजेस कहाँ है? चेंजेस है थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस में और एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सटेंशन का क्या मतलब? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सटेंशन का मतलब मैं रफली यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाया करते थे, जैसे मैं साथ में ट्रेडिंग भी जोड़ देता हूँ वरना फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते थे हम। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इस साइड बाय सेल्स, इस साइड टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने होते हैं इन सारी चीजों को लिख के यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे और इस साइड आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था या इधर आता था तो ग्रॉस लॉस आता था। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों ही नहीं होंगे। या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा
या फिर ग्रॉस लॉस होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्यों बता रहे हो, हमें पढ़ रखा है भाई, समझा रहा हूँ, जब तक ये नहीं समझ में आएगा आगे नहीं समझ में आएगा। तो इसे आप क्रेडिट कर देते थे, ट्रांसफ़र फिर से आगे, और इसे लिखते थे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस लॉस को डेबिट में ट्रांसफ़र कर देते थे और इसे लिखते थे कि ये ग्रॉस लॉस है। इसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर लिखते थे और सारे इनडायरेक्ट इनकम्स इधर लिखते थे। इसके बाद जो आपका नेट बचता था वो कहलाता था नेट प्रॉफिट, और जो इधर बचता था वो कहलाता था नेट लॉस। ये वाला जो नेट प्रॉफिट है डायरेक्ट बैलेंस शीट में चला जाया करता था, या ये वाला जो नेट लॉस है वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में चलाया जाया करता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैलेंस शीट में एक ही कैपिटल अकाउंट नहीं है भाई। बैलेंस शीट में एक ही कैपिटल अकाउंट तब होता जब एक ही मालिक होता। यहाँ पे मालिक एक से ज़्यादा है, और यदि मालिक एक से ज़्यादा है तो कैपिटल अकाउंट भी एक से ज़्यादा होंगे, और कैपिटल अकाउंट यदि एक से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट कैसे जोड़ दोगे उसमें? तो फिर एक अकाउंट खोलना पड़ेगा जिस अकाउंट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो इसी के बाद एक्स्ट्रा बनाया जाएगा। इसी के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं अभी आपको रफली बता रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट प्रॉपरली बताया जाएगा, तो इसलिए चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मत समझ लेना कि ये फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं बताया जाएगा ना, ये तो अभी कुछ नहीं है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाया करता था, वो नहीं जाएगा। ये जो नेट लॉस है डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाया करता था, नहीं जाएगा बैलेंस शीट में। तो कहाँ जाएगा? ये नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, मतलब एक और अकाउंट। हाँ जी, पहले आप 2 बना के दुखी थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब 3 बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। हमें भी पेपर में बनाना पड़ेगा? नहीं भाई, इतना जुल्म नहीं किया गया है आप पे, पेपर में ये वाला हिस्सा नहीं बनाना है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए नहीं है। चलिए, तो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वहाँ से हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से नेट लॉस आप ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि नेट लॉस आया हुआ है तो वो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मेरी बात पूरी सुन लो, जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, नेट लॉस जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। दोनों कैसे हो सकते भाई? बैलेंस एक साइड बचेगा, दोनों साइड कैसे बचेगा? दोनों कैसे आएगा भाई साहब? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगा। नेट प्रॉफिट जो होगा वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और नेट लॉस जो है वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ठीक है, चलिए, यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे कौन से खर्चे आएंगे भाई साहब? 2 ही प्रकार के खर्चे होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ कौन सा एक्सपेंस? यहाँ कोई एक्सपेंस नहीं आता है, तो ये असल में एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन को हम हिंदी में कहते हैं उचंती। उचंती मतलब उचित तरीके से बंटवारा। उचित तरीके से बंटवारा को उचंती कहा जाता है, एप्रोप्रिएशन। उचित तरीके से क्या बांटना है? ये जो नेट प्रॉफिट आपने ट्रांसफ़र किया है ना यहाँ पे, ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं ट्रांसफ़र किया। नहीं, क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया? क्योंकि वहाँ एक से ज़्यादा कैपिटल है। किसको कितना दें ये तो पहले पता हो, तो वह बस वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है कि किसको कितना दें। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको कहता हूँ बंटवारे का अकाउंट। क्या कहता हूँ? बंटवारे का अकाउंट। किस चीज़ का बंटवारा करना है? नेट प्रॉफिट का।
या फिर नेट लॉस का। तो ये जो बंटवारे का अकाउंट है आपका, ये प्रॉफिट बटेगा, और प्रॉफिट किस प्रकार से बटेगा वो यहाँ ट्रांसफर होगा। जैसे इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पार्टनर्स को सैलरी के रूप में दिया जा सकता है, ठीक है, तो वो पार्टनर सैलरी। ये फुल फॉर्मेट नहीं है, फुल फॉर्मेट आपको मैं लिखवाऊंगा अलग से प्रॉपर्ली। वैसे तो मैं फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा सकता हूँ, बट मैं लिखवाऊंगा भी और फोटोज़ भी दे दूंगा। चलिए आगे बढ़े। तो पार्टनर सैलरी के बाद हो सकता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़े, किससे, इन्हीं प्रॉफिट से, तो वो देंगे आप। हो सकता है कि पार्टनर को कमीशन देना पड़े, वो देंगे आप। हो सकता है कि हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़े, वो करेंगे आप। अच्छा, पार्टनर से कुछ पैसा ले भी सकते हैं, मतलब कुछ कमाई भी हो सकता है, बिल्कुल। तो यानी पार्टनर से संबंधित जितने भी लेन देन हैं, पार्टनर से संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम टाइप के, मैंने रेवेन्यू नेचर के लेन देन है। एक होता है कैपिटल नेचर का लेन देन जो कैपिटल से डायरेक्ट जाएगा, ये रेवेन्यू नेचर के लेन देन है पार्टनर से संबंधित जो हर साल किया जाता है। तो रेवेन्यू नेचर के लेन देन है, पार्टनर को सैलरी देना है या दिया है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कमीशन दिया है, रिजर्व में ट्रांसफर किया है। और इस साइड हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, तो वो फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए हम यहाँ क्रेडिट करते हैं, ठीक है। असल में इनकम नहीं है, ये भी एप्रोप्रिएशन है। चलो, एप्रोप्रिएशन क्यों यूज किया जा रहा है? एप्रोप्रिएशन वर्ड इस वजह से यूज किया जा रहा है क्योंकि ये कमाई नहीं है और ना ही ये खर्चे हैं, ये तो बंटवारा है। अच्छा, बंटवारा और खर्चे में क्या फ़र्क है फिर? देखो भाई, इसके अंदर जो चीज़ें आएंगी ये खर्चे हैं। किसके अंदर? ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अंदर आपने जितनी भी चीज़ें डेबिट में लिखी है, ये सारी चीज़ें जो है ये खर्चे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आपने डेबिट में ये लिखा है कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह, ये एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, और ये एक्सपेंसेस है, दोनों में फर्क है। एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा और एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, आप जानते हो। जब आपने बंटवारा कर दिया, कैसे बंटवारा कर दिया भाई? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे दिया पार्टनर को सैलरी के रूप में, कुछ हिस्सा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, कुछ हिस्सा दे दिया कमीशन के रूप में, और कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। अच्छा, फिर भी यदि बच जाता है, फिर भी बच जाएगा? हाँ, बच सकता है भाई। हो सकता है कि सैलरी कम हो, उतनी ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो, उतना ना हो, कमीशन कम हो, उतना ज़्यादा ना हो, रिजर्व कम हो, उतना ज़्यादा ना हो। तो ऐसे स्थिति में आपके पास फिर भी कुछ बच जाएगा, तो वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। कई जगह इसको डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, तो बैलेंस लिख देते हैं, मर्जी उनकी, या ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, मर्जी उनकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, मर्जी उनकी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जो भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। हाँ जी, तो आपको ये प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट है जो ये बांट देना है। कहाँ बांट देना है? कैपिटल में। कैसे बांट देंगे? ए बी सी जितने भी पार्टनर हैं उनको रेशियो में बांट देंगे। तो ये मैंने जो बातें बताई है ये सारी रफ कहानी थी, रफ। अब हम प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट कैसे बनता है। हाँ जी, तो ये रहा आपके पास फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब इसके अंदर जितनी भी बातें मैं लिखवाऊंगा वो प्रॉपर तरीके से, जो प्रॉपर फॉर्मेट है किस प्रकार से लिखना है, वो सारी बातें मैं इसके अंदर लिखवाऊंगा जी। अब ये फॉर्मेट तो आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लग ही रहा होगा, क्यों? बहुत पढ़ लिया है आपने 11th क्लास में पहले से, पढ़ तो लिया है। चलिए, बट हमें इसमें क्या नया सीखना है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मैंने रफली अभी आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वो प्रॉफिट जो कमाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में।
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट कमाया उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं या फिर नेट लॉस कहते हैं। वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेना है। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? देखो भाई, क्रॉस ट्रांसफ़र होता है। क्रॉस ट्रांसफ़र मतलब नेट प्रॉफिट उधर बचा था, यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे क्रेडिट साइड में। लीजिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये तो बड़ा ही आसान चीज़ है। नेट प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी नेट प्रॉफिट आपने कमाया, नेट लॉस हुआ हो तो यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। दिक्कत नहीं लेने का है, बहुत आसान है ये, बहुत ज़्यादा आसान। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लीजिए बस इतना आसान। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट साइड में एक चीज़ और आपको लिखना है, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है कि पार्टनर ने ड्राइंग किया फर्म से, तो पार्टनर ने जो ड्राइंग किया है फर्म से, तो फर्म उससे बोलती है ला भाई इंटरेस्ट ला, जो पैसा तुमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अच्छा, तो पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो उससे इंटरेस्ट भी लेना है, बिल्कुल लेना है। उसके बाप का पैसा थोड़ी है, पूरे फर्म का पैसा लेके जा रहा है, तो अकेला मालिक नहीं ना है भाई। अकेला मालिक नहीं है तो वो यदि पैसा निकालेगा कोई एक बंदा या फिर तीनों निकालेंगे अलग अलग अमाउंट, कुछ भी निकाले तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले सकते हैं। पक्का लेना है? नहीं, पक्का नहीं लेना है। तो जब डीड में लिखा होगा तब लेना है, डीड में नहीं लिखा तो नहीं लेना है। डीड में नहीं लिखा तो दो बातें याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखने का। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे लेना है तो फर्म को क्रेडिट करेंगे ना, फर्म के लिए तो कमाई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसीलिए। तो दो पार्टनर हैं, मान के चल रहे हैं हम हमारे बिजनेस में, तो दोनों पार्टनर ने ड्राइंग किया है। पहले वाले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना बन रहा है, दूसरे वाले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना बन रहा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना बन रहा है। ठीक है, ऐसे लिखना है सर? बिल्कुल जी, ऐसे ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इस साइड हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है? गिन के 5 आइटम है भाई साहब, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाता है, इतना आसान टॉपिक है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा, बी को मिलेगा। अच्छा, जो कैपिटल लगाया है इन्होंने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, बिल्कुल देना है, पर तभी देना है जब डीड में लिखा हो। डीड में नहीं लिखा तो नहीं देना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जो कुछ डीड में लिखा होगा वही चीज़ें करनी है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है जी, आगे बढ़ें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हो सकता है कि कमीशन भी हमें देना हो। किसको देना हो कमीशन? पार्टनर्स को देना हो कमीशन। पार्टनर को कमीशन क्यों दे देते हैं भाई? लिखा है डीड में तो दे देंगे। सेल्स पे कमीशन हो सकता है, नेट प्रॉफिट पे कमीशन हो सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन हो सकता है, कैसा भी कमीशन हो सकता है। अच्छा, निकालेंगे कैसे? इसकी कैलकुलेशन अलग से बताया जाएगा अलग वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए को कुछ कमीशन दिया जा सकता है, बी को कुछ कमीशन दिया जा सकता है, दोनों का कमीशन यहाँ लिख दिया जाएगा। बस ख़त्म। हाँ, बस ख़त्म ही समझो, ख़त्म ही समझो भाई साहब, है ही नहीं इसके अंदर कुछ। आइए फिर आगे लिखते हैं। आगे इंटरेस्ट दे दिया, कमीशन दे दिया, और कुछ देना है पार्टनर्स को। सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी भी दिया जा सकता है पार्टनर्स को यदि डीड में लिखा हो तो। हाँ, समझ में आ गया, बिल्कुल। यदि डीड में लिखा हो तो ही देना है, अदरवाइज नहीं देना है। हाँ जी, चलिए, और कुछ देना है पार्टनर्स को। पार्टनर्स को नहीं देना तो कुछ पैसा यदि आप चाहो तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लो, चाहो तो मतलब भाई पार्टनरशिप तुम्हारी चल रही है, रिजर्व में रखोगे तो आपका फ़ायदा, नहीं रखोगे आपका नुकसान। हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। चलिए, अब क्या करना है? ख़त्म? बिल्कुल। अब बैलेंस तो कर लो भाई, ख़त्म तो हो गया, बैलेंस कर लो। बैलेंस कर लेते हैं जी।
हाँ जी, तो बैलेंस तो कर लीजिए, बिल्कुल बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस के लिए आप इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल कीजिए, इधर बचेगा बैलेंस या फिर इधर बचेगा बैलेंस। अच्छा, इधर बचा बैलेंस तो इधर बचा बैलेंस तो लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, हाँ जी। और इधर बचा बैलेंस तो डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस। कहाँ जाता है ये डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस? तो ये जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स में या फिर करंट अकाउंट में, दोनों में से कहीं भी जा सकता है। अच्छा, दोनों में कैसे जाएगा? एक जगह जाना चाहिए ना, दोनों जगह में से कोई एक जगह जा सकता है, बताएंगे। ट्रांसफर टू करंट अकाउंट जा सकता है या फिर कैपिटल अकाउंट जा सकता है, ठीक है। सब पार्टनर्स के, बिल्कुल ए बी दोनों पार्टनर्स के जाएगा, इधर भी दोनों पार्टनर्स के, जी इधर भी दोनों पार्टनर्स के जाएगा। बैलेंस इधर होगा या फिर इधर होगा। यहाँ मैं लगा देता हूँ स्टार, स्टार मतलब दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है जी। आ गया समझ में? बहुत आसान था ये अब तक में, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं? जी बिल्कुल समझ में आ गई हैं। तो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम कि न्यूमेरिकल्स करवा के आपको बताएंगे कि आगे न्यूमेरिकल्स में कैसे सवाल करने हैं, और वो न्यूमेरिकल्स हम टी.एस. ग्रेवाल्स के बुक से करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ आप वीडियोज़ में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वरना जो सवाल मैं करवाने वाला हूँ वो आपको मिलेगा नहीं, और सवाल नहीं मिलेगा तो आप परेशान होगे। तो इसलिए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी वाला बटन जो है, जिसको बेल आइकन कहते हैं, वो भी दबाइए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।